हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम टेस्ट सीरीज लाए हैं। किसका टेस्ट सीरीज लाए हैं? आज हम एसएससी जीडी का टेस्ट सीरीज लाए हैं हम। जो ये टेस्ट सीरीज है रेगुलर आते रहेगा। जैसे में ये जो सामान्य ज्ञान जो एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका टेस्ट सीरीज है। तो ठीक है, तो इससे पहले बता दूं क्या है कि जो टेस्ट सीरीज बनाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट समझता है कि चलो ये क्वेश्चन मैं जानता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन क्या होता है कि एग्जाम में जाने के बाद जब क्वेश्चन आता है लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन वो गलत कर देते हैं। इसीलिए एग्जाम में क्या है कि जो क्वेश्चन सबको आता है वो क्वेश्चन तो आपको सही ही करना है। जो क्वेश्चन सबको नहीं आता है तो उसमें क्या है कि एक आधा क्वेश्चन तुक्का लग जाता है, तो कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, कोई सही हो जाता है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन आता है सभी को तो वो क्वेश्चन आपको सही करना है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो ये सामान्य जानकारी पेपर है। ठीक है, 20 क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने किया था? देखिए, तो क्या पूछा था? नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना किया था, जो पाल वंश का शासक था, कुमार गुप्त। ठीक है, कुमार गुप्त ऑप्शन ए है, कुमार गुप्त किया था। तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्धिक शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना जो पाल वंश का शासक था, पाल वंश के शासक कौन? जो कुमार गुप्त प्रथम था, उसने किया था। देखिए, पाल वंश की सेना में जो पाल वंश में हाथी जो हाथी की संख्या ज़्यादा थी, 50 लगभग 50,000 लोग हाथी रखे थे। उस समय हाथी का जो उपयोग किया जाता था वो जो बड़े बड़े किले बनते थे उसको ढहाने के लिए, मतलब तोड़ने के लिए किया जाता था। ठीक है, उसके बाद हुएन सांग के अनुसार कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को हर्षवर्धन और पाल वंश के शासकों ने आर्थिक मदद की। हर्षवर्धन, ठीक है। उसके बाद हर्ष और पाल वंश के शासकों ने नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण भी प्रदान किया था। ठीक है, मदद भी की और संरक्षण भी दिया। उसके बाद एक घटना है, कब? 1199 से 1200 ईस्वी के 1200 ईस्वी के लपेट में, जब क्या मोहम्मद गोरी भारत में आया था। तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। तो 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। तो पृथ्वीराज चौहान की हार होने के बाद जो मोहम्मद गोरी की जीत हो गई। मोहम्मद गोरी के पास दो गुलाम था, एक था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, और एक था बख्तियार खिलजी। तो देखिए, तो बख्तियार खिलजी जो था वो मतलब बिहार की तरफ आगे बढ़ा। तो बिहार में वो नालंदा विश्वविद्यालय इधर भी आ गया। तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो 1199 से 1200 ईस्वी के आसपास नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। ठीक है, तहस नहस कर दिया। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया था। ठीक है, तो भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय था। ठीक है, जो 6वीं से 7वीं शताब्दी ईसा में तक्ष नामक एक शासक ने बनाया था। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्जयान बौद्ध संप्रदाय का सर्वप्रमुख केंद्र भारत में था। ठीक है, देखिए उस समय बौद्ध बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रचार हो रहा था, इसीलिए सब बौद्ध धर्म में ही लोग बौद्ध संप्रदाय का ही सब मतलब वो भारत में केंद्र था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया? देखिए, संविधान सभा का सचिव किन्हें नियुक्त किया गया? तो देखिए, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन है? HBR अयंगर है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। देखिए, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन क्या होता है? कैबिनेट मिशन क्या था? देखिए, वर्ष 1946 ईस्वी में जो उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, कौन थे? एटली थे। उसने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल को भेजे। ठीक है, तो उसमें कौन कौन आए थे? उसमें आए थे लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस आए थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स आए थे, और AB एलेक्जेंडर आया था। ठीक है, तो देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत 19 सॉरी
1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, और उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा चुने गए थे। और दूसरी बैठक 2 दिन बाद हुआ था। देखिए, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुआ था, उसमें अस्थायी सदस्य अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। और 2 दिन बाद मतलब 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को दूसरी बैठक हुई, उसमें जो अस्थायी अध्यक्ष था कौन थे? निर्वाचित हुए कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। ओके, चलिए देखिए यहाँ प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुले लगते हैं। ठीक है, जो कि संविधान को हस्तलिखित करने वाला थे। कौन? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और जो विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये देखिए, ये एसएससी क्वेश्चन होगा, कोई भी एग्जाम हो वहां पे आपको आता ही है, जो कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो कौन थे? बीएन राव थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 मतलब 76 के तहत एक संवैधानिक पद है? तो देखिए, एक क्वेश्चन है जो एसएससी एग्जाम में लगातार पूछते जाता है। क्या है कि एक आता है कैग, क्या आता है? कैग, और एक आता है भारत के महान्यायवादी। तो भारत के न्यायवादी जो आर्टिकल 76 में आता है, तो वो है भारत के महान्यायवादी, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और कैग जो है CAG, कैग कौन है? मतलब कौन सा आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 148 में है। ठीक है, ठीक है, और ये 76 में है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ भारत के महान्यायवादी पद जो है भारत के संविधान मतलब जो आर्टिकल है 76 के तहत एक संवैधानिक पद है। क्या है? एक संवैधानिक पद है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है, इसे संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होता है। देखिए, संविधान के जो है 2 सदन होता है। कौन कौन होता है? एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो दोनों सदन में शामिल होगा, लेकिन उसमें मताधिकार का जो अधिकार होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास नहीं होता है। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए, ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल का भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है, जो उस स्टेट का जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो शपथ दिलाता है। ठीक है, तो भारत में 3 अधिकारी को विधि अधिकारी माना जाता है। कौन कौन है? भारत का महान्यायवादी हो गया, भारत का महाधिवक्ता हो गया, और भारत के अपर अधिवक्ता महाधिवक्ता हो गया। और देखिए, एक है आर्टिकल 165(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। ठीक है, महाधिवक्ता राज्यपाल वहाँ का जो लगे कि हाँ वो जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने उसके पास क्षमता है, तो उसको महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है? तो देखिए, इसका ऑप्शन जो होगा 85 डेसिबल होगा। क्या होगा? 85 डेसिबल होगा। मनुष्य के लिए शोर की सहन क्षमता करीब करीब 85 डेसिबल होती है। ठीक है, साधारण बातचीत में मनुष्य की तीव्रता का स्तर 30 से 40 डेसिबल होता है, और सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए 50 डेसिबल की आवश्यक पर्याप्त होती है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक जो होता है माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है, और 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल होता है। ठीक है, और देखिए, ध्वनि का तीव्रता का जो सामान्य मात्रक होता है बेल या डेसिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और यहाँ देख लीजिए 95 डेसिबल से अधिक ध्वनि में लगातार रहने पर व्यक्ति बहरा हो जाता है। जैसे वायुयान का 160 डेसिबल के लपेट में होता है। ठीक है, करीब 160 डेसिबल के करीब होता है, उसका शोर होता है वायुयान का। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना त्याग पत्र करना चाहे तो वे त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? देखिए, एक क्वेश्चन में है कि यदि लोकसभा का जो स्पीकर है, अध्यक्ष है, यदि वो त्याग पत्र देगा तो किसके देगा? तो वो देगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। तो देखिए, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। क्या है? सो लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा, और लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र किसे देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। ठीक है, एक दूसरे को त्याग पत्र दे देता है। ठीक है,
आर्टिकल 108, ठीक है, आर्टिकल 108 में क्या है कि प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति है वो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, और जो बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा के स्पीकर करता है, ठीक है। देखिए, यदि लोकसभा अध्यक्ष अपने कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा का जो अध्यक्ष है लोकसभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा चुना जाता है और त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। और लोकसभा का उपाध्यक्ष चुनाव में लोकसभा सदस्य अपने में से एक को चुन लेता है। यदि उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है तो वह लोकसभा का अध्यक्ष को देगा, ठीक है। और देखिए, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा एसएससी में पूछते रहता है, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर थे, ठीक है। और दूसरे लोकसभा थे एम अनंत सैनम आयंगर थे, ठीक है। आर्टिकल 93 के अधीन लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं, ठीक है। लोकसभा जो है, लोकसभा के जो सदस्य है अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं, जो कि आर्टिकल कितने में दिया गया है, 93, ठीक है। और एक बात और है, देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो जो शपथ लेता है अध्यक्ष पद से नहीं लेता, वो जो है एक संसद सदस्य की तरह शपथ लेता है, ठीक है। जब कोई लोकसभा का जो सदस्य है अध्यक्ष बनता है तो वो जो शपथ लेता है वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं लेता है, वो लेता है जो सामान्य संसद जो जिस तरह मतलब सामान्य संसद सदस्य जो शपथ लेते हैं उस तरह लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 111, मतलब 111 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो इसके बारे में जान जाते हैं। देखिए, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग 111 किलोमीटर के बराबर है। विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं, ठीक है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री के अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त की उत्तरी और दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल में खींचे जाने पर 90 डिग्री अक्षांश वृत्त होते हैं, ठीक है। विषुवत वृत्त है उसके ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे के भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं पाई जाती है, ठीक है। और भूमध्य रेखा के उत्तर में मतलब 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है, ठीक है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, क्वेश्चन था जो इंडियन ओपिनियन अखबार जो है किसने शुरू किए थे। तो देखिए, ये तो सब जानते हैं, इंडियन ओपिनियन अखबार जो है महात्मा गांधी ने शुरू किया था। और कहाँ शुरू किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था, ठीक है। देखिए, इंडियन ओपिनियन ने प्रथम अंक 4 जून 1903 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था, ठीक है। इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। महात्मा गांधी ने सन 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है। सन 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहां रंगभेद की नीति के खिलाफ आवाज उठाए थे, ठीक है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन पहली बार कहाँ शुरू किए थे। तो देखिए, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन पहली बार दक्षिण अफ्रीका में शुरू किए थे, ठीक है। हिंद स्वराज गांधी जी की ही लिखी हुई पुस्तक है, ठीक है। उसको 1909 ईस्वी में लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए उन्होंने महात्मा गांधी जी ने लिखी थी हिंद स्वराज, ठीक है। और देखिए, एनी बेसेंट के बारे में आप जान जाइए। देखिए, एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष बने थे 1917 ईस्वी में बने थे, ठीक है, 1917 ईस्वी में। तो एनी बेसेंट ने 1914 ईस्वी में द कॉमनवेल्थ साप्ताहिक पत्रिका शुरू किए थे। तो क्या है कि ये क्वेश्चन आते रहता है कि जो द कॉमनवेल्थ जो है साप्ताहिक पत्रिका है किसके द्वारा लिखा जाता है। तो किसके द्वारा लिखा जाता है, एनी बेसेंट के द्वारा लिखा जाता है। किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। और देखिए, नेशनल हेराल्ड एक है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र है, वो कौन लिखे थे। तो वो कौन लिखे थे, जवाहरलाल नेहरू लिखे थे, ठीक है। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू और द कॉमनवेल्थ जो है कौन है, वो एनी बेसेंट लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था। देखिए,
विजयनगर साम्राज्य का प्रथम जो राजवंश था संगम वंश था। देखिए संगम वंश जो है 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का नामक दो भाई ने संगम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और संगम वंश की स्थापना विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कौन सा? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की 1336 ईस्वी में। उस समय दिल्ली का सल्तनत कौन था? तो दिल्ली का सल्तनत था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको एमबीटी भी बोलते हैं, एमबीटी। ठीक है, दिल्ली का सल्तनत था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, देखिए इसके बारे में जानते हैं। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश संगम वंश था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर प्रथम और बुक्का प्रथम द्वारा किया गया था। ठीक है, और हरियर प्रथम और बुक्का प्रथम दोनों भाई थे एवं इनके वंश का नाम संगम वंश था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का शासन करने वाले मतलब जो वंश था उसका क्रम यदि पूछ दे क्वेश्चन में तो देखिए कौन कौन था। संगम था, उसके बाद सालू था, उसके बाद तुलु था, उसके बाद अराविडो था। ठीक है, और जो एक क्वेश्चन आ जाता है जो कृष्णदेवराय प्रथम, देख लीजिए यहाँ कृष्णदेव राय जो थे विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतिष्ठित शासक थे। और वो कौन वंश से थे? तो देखिए वो थे तुलु वंश से थे। कौन से वंश से? तुलु वंश से थे। यहाँ देखिए, और क्या है कि दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी के बीच, बहमनी साम्राज्य जो था उसके बीच में जो मतलब युद्ध होता था लगातार होते रहता था। तो उस वक्त क्या है कि एक 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोटा या जैसे में ये एक स्थान का नाम था जहाँ पे जो युद्ध लड़ा गया था उसका नाम था राक्षस तंगरी। तो इसलिए इसको राक्षस तंगरी का युद्ध भी कहा जाता है। तो विजयनगर और बहमनी के संयुक्त सेना के बीच लड़ी गई थी जिसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य सिक्किम किस देशों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करती है? तो देखिए कौन किसके साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो देखिए नेपाल के साथ करती है, भूटान के साथ करती है, चीन के साथ करती है, लेकिन बांग्लादेश के साथ नहीं करती है। ठीक है, देखिए भारतीय राज्य सिक्किम की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। बांग्लादेश से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन है? देखिए पश्चिम बंगाल ज़्यादा है। ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है, असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, जिसकी सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है। और भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 4096, ठीक है, 4096 किलोमीटर, जो कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। ठीक है, बांग्लादेश तीन ओर से भारत से मतलब त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ बांग्लादेश डेल्टाई प्रदेश है जहाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र अवस्थित है। ठीक है, देखिए जब बांग्लादेश में गंगा नदी पहुंचती है तो उसका नाम वहाँ हो जाता है पद्मा। ठीक है, और जब ब्रह्मपुत्र वहाँ पहुंचती है तो उसका नाम हो जाता है वहाँ पे जमुना। क्या हो जाता है? जमुना। ठीक है, तो क्या हो जाता है? जमुना। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी का नाम, और पद्मा जो है किसका नाम हो जाता है? गंगा नदी का नाम हो जाता है बांग्लादेश में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन से पर्वत श्रृंखला जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित कौन सा है? तो वो है आल्प्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। यूरोप में नवीन पर्वतों में आल्प्स और काकेकस जो है प्रमुख है। ठीक है, यूरोप में इंग्लिश चैनल जो है, जैसे में चैनल से बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो क्या है इंग्लिश चैनल जो है फ्रांस और यूगो को अलग करती है। पिरेनीज पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन को अलग करती हैं, और फ्रांस से आल्प्स पर्वत इटली को अलग करती है। ठीक है, फ्रांस को इटली से अलग करती है कौन सा पर्वत? आल्प्स पर्वत। फ्रांस से जुड़ा पर्वत स्विट्जरलैंड को अलग करता है। फ्रांस को बॉयज पर्वत जो है जर्मनी से अलग करता है, और माउंट ब्लैंक जो है आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। तो आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट ब्लैंक। क्या है कि ये क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा जो आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन है? माउंट ब्लैंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मोबाइल फोन के माध्यम से भारत के गांवों के देश के पहले सांस्कृतिक सर्वेक्षण का क्या नाम है? तो देखिए इसका नाम है ऑप्शन बी हो जाएगा, मेरा गांव मेरी धरोहर। ठीक है,
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं। देश का पहला, ठीक है, एक मिनट, इस क्वेश्चन को देखेंगे बाद में देखेंगे, ठीक है, डाउट है, देख लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा है, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, क्या है, देख लीजिए यहाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा, मुद्रास्फीति कहा जाता है। ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति कहा जाता है। देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति क्या है? देखिए, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। ठीक है, कोई चीज में जैसे में कीमत स्तर में वृद्धि होता है और मुद्रा का मूल्य गिरता है तो क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति कहलाता है। ठीक है, देख लीजिए, मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है और फलस्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि होती है। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चलन स्फीति कहते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं में जंग जो है क्या बनने से लग जाती है? तो देख लीजिए, इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। ठीक है, लोहे की वस्तुओं पर जंग फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के कारण लगता है। देख लीजिए, लोहे में यदि जंग लग जाता है तो उसका जो वजन होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगना एक कौन सा परिवर्तन है? तो ये देखिए, क्वेश्चन खूब आ जाता है क्वेश्चन। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के रंग या गुण हमेशा के लिए बदल जाते हैं, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण हो जाते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बताइए। देखिए, दूध से दही का बनना, मोमबत्ती का जलना और लोहे में जंग लगना। ठीक है, लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण की क्रिया है। जंग का सामान्य सूत्र क्या है? Fe2O3 इंटू XH2O, और X क्या है? अणुओं की संख्या होती है। ठीक है, और आपको पहले ही बताया था, लोहे में जंग लगने से इसका वजन बढ़ जाता है। और लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ता का लेप लगाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या ये क्वेश्चन SSC GD में खूब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो उस पर जस्ता का लेप लगाया जाता है, लेप किया जाता है, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य का एक कवक जनित रोग क्या है? तो देखिए, कवक मतलब फंगल बॉर्न डिजीज पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिंग वर्म। रिंग वर्म मतलब क्या? दाद खुजली। ठीक है, तो कवक रोग है। देखिए आते हैं, रिंग वर्म क्या है? मनुष्य में कवक जनित रोग है। ठीक है, दाद भी कहा जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन में था पीछे, जैसे में कोलेरा है, प्लेग है, तपेदिक है, तो कोलेरा, प्लेग, तपेदिक क्या है? बैक्टीरिया वाले हैं, बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज है। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर किस देश ने नवंबर 2022 में चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजने की घोषणा की है? देखिए, नवंबर 2022 में चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद किसने भेजा है? तो इसका ऑप्शन जो है संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है इंदौर हो जाएगा। इंदौर को क्या है कि वाटर प्लस सिटी का भी दर्जा दिया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण जो होता है उसमें इंदौर पहला स्थान पे आता है। ठीक है, इंदौर कहाँ पे है? तो MP में है। ठीक है, इंदौर कहाँ है? MP में है। तो इसका 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इंदौर में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है, तो क्या है? लाइकेन। ठीक है, लाइकेन। देखिए, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का जो सूचक है लाइकेन है। लाइकेन क्या होता है? देखिए, लाइकेन जो होता है कवक प्लस शैवाल का सहजीवी होता है। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक
10 माइक्रोन के कण होता है। तो जल प्रदूषण के अन्य कारक है, जैसे में औद्योगिक अपशिष्ट हो गया, भारी ठोस धातु के कण हो गया, कीटनाशक हो गया आदि। ठीक है। रोसेला नामक लाइकेन से लिटमस पत्र बनाया जाता है। ठीक है। और देखिए एसएससी हो गया, चाहे कोई भी एग्जाम हो गया, तो उसमें क्वेश्चन आता है कि अम्ल जो है, अम्ल और क्षार में जो डिफरेंस है क्या होता है। देखिए अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षार जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीले कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये तो भाई सब जानते हैं, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। देखिए और बताते हैं आपको क्या है कि 2022 की थीम क्या है विश्व पर्यावरण दिवस की, क्या है कि देखिए एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो तो उसमें आपको दिवस के साथ साथ कभी कभी थीम भी पूछ देता है। तो थीम जो है 2022 का वो क्या है, वो है केवल, मतलब केवल एक पृथ्वी, मतलब ओनली वन अर्थ है 2022 का थीम। ठीक है। 2021 का थीम क्या था, पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली है। ठीक है। 23 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है यूनेस्को द्वारा। और 10 नवंबर को शांति एवं विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा। तो क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के मध्य हो। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अवतल दर्पण में जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के मध्य हो तो उसका जो स्थिति आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है। देखिए यहाँ है, इस स्थिति में प्रतिबिंब की प्रतिकृति होती है सीधा होगा, आभासी होगा, दर्पण के पीछे होगा और वस्तु से बड़ा होगा। अब देखिए समतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा बनता है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत से फोकस दूरी में कहीं भी रखने पर प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है कि आज इतना ही मैं 20 क्वेश्चन का सीरीज लाया था, और इस तरह सीरीज जो है और आते रहेगा, और हिंदी का भी इसी तरह क्वेश्चन मैं लाते रहूँगा। और फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा तो उसको क्या करना है, उसको दोस्तों के बीच शेयर करें और लाइक भी करें, और क्या है कि जो अपना एक कमेंट भी अच्छा करें, से मतलब वीडियो लाना कैसा मतलब आपको लगा वो कमेंट भी आप करें। ठीक है।